इमेजिन करो समुद्र किनारे एक शहर जो तकरीबन 60-70 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था, पर अब वो कुछ ऐसा दिखता है। वेलकम टू दुबई, द मोस्ट लग्जरियस मेट्रोपोलिस इन द वर्ल्ड, जिसे बहुत लोग अपने सपनों का शहर मानते हैं। यहाँ मौजूद है दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर बुर्ज खलीफा और पाम जुमेरा आइलैंड, जो मैनकाइंड द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। और उसके अलावा बुर्ज अल अरब, जो इस दुनिया पर मौजूद वन एंड ओनली 7 स्टार होटल है। और इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनके अलावा दुबई में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसे वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस सिटीज में शामिल करती हैं। फॉर इंस्टेंस दुबई मॉल, जो दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है, और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां लाखों पैसेंजर्स डेली फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। और उसके बाद दुबई फ्रेम, जो कि एक ऐसा आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है जिसे बड़े ही यूनिक वे में बनाया गया है। अगर आप इसकी एक साइड से देखें तो आपको ओल्ड दुबई और दूसरी साइड से देखने पर न्यू दुबई दिखाई देता है, जो एक इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि दुबई ओवर द इयर्स कितना ज्यादा डेवलप हुआ है। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? आखिर कैसे दुबई एक छोटे से फिशिंग विलेज से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस बना? इसका जवाब जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। दुबई की स्टोरी को जानने से पहले हमें दुबई की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। इसके लिए हम जाएंगे 1800s में, जब दुबई एक छोटे से विलेज से ज्यादा और कुछ नहीं था, जिसके आगे समुद्र और पीछे कभी ना खत्म होने वाला रेगिस्तान था। यहाँ की जिंदगी मुश्किल थी। ज्यादा तापमान और फ्रेश वाटर की कमी के कारण यहाँ की आबादी भी बहुत कम थी, और दुबई के लोग पैसे कमाने के लिए समुद्र से पकड़ी हुई मछलियाँ और मोतियों को बेचकर गुजारा करते थे। और सालों तक पर्ल डाइविंग ही दुबई की कमाई का एक लौता सोर्स था। और आर्टिफिशियल पर्ल्स के आने के बाद तो दुबई का ये बिजनेस भी कम होने लगा। अगर ओवरऑल बोलूं तो दुबई में जिंदगी बिताना किसी चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन 1833 में जब अल मखतूम फैमिली ने दुबई की लीडरशिप हाथ में ली, तो दुबई में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने दुबई में एक ट्रेडिंग कम्युनिटी की शुरुआत की, और दुबई की लोकेशन की वजह से उसे इस ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक एडवांटेज मिला। क्योंकि दुबई पर्शियन गल्फ की कोस्ट लाइन पर सिचुएटेड है, इसीलिए वो ईरान, इंडिया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज के लिए एक आइडियल लोकेशन थी बिजनेस करने के लिए। और जब इन कंट्रीज ने दुबई के थ्रू अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो देखते ही देखते ये छोटा सा शहर जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, वो अब एक ट्रेडिंग हब बन चुका था। और जैसे जैसे दुबई की पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो एक नई प्रॉब्लम सामने आई, फ्रेश वाटर की कमी। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा है कि दुबई एक रेगिस्तान है, इसीलिए वहाँ फ्रेश वाटर बिल्कुल भी नहीं है। नाउ ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्रेश वाटर की, यानी पीने लायक पानी। और अगर हम सिर्फ पानी की बात करें जो पीने लायक नहीं है, वेल तो उसके लिए पूरा समुद्र पड़ा हुआ है। एनीवे, अपनी वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए दुबई ने 1950s में डिसैलिनेशन प्रोसेस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। दरअसल डिसैलिनेशन एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है जो समुद्र के खारे पानी को कन्वर्ट कर सकता है पीने लायक फ्रेश वाटर में। और इसी प्रोसेस की वजह से दुबई ने पहले जमाने में अपने वाटर नीड्स को पूरा किया था। और अगर आज की बात करें तो दुबई अपनी वाटर नीड्स के लिए पूरी तरह से डिसैलिनेशन प्रोसेस पर डिपेंड है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। देखो, पानी को डिसैलिनेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस और दूसरा मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस में पानी को एक स्पेशल सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन्स के थ्रू पंप किया जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पानी उन छोटे छोटे होल्स से बाहर आ जाता है और नमक अंदर ही रह जाता है। और दूसरे प्रोसेस में पानी को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, जिससे कि वो भाप बन के उड़ जाए और सारा नमक पीछे ही रह जाए। अब मैंने इन मेथड्स को जितना सिंपली बताया है, ये उतने हैं नहीं, और अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। एनीवे, इस तरह से पानी को पीने लायक बनाने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, इतना कि ये दुबई को भी भारी पड़ रहा था। लेकिन 1966 में दुबई के हाथ लगा काला सोना, जो कि था ऑयल। और ऑयल की डिस्कवरी की वजह से दुबई के पास अब बहुत ज्यादा पैसे थे, और उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करने वाले लोग भी। इसीलिए शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम, जो उस समय दुबई के लीडर थे, उन्होंने ऑयल से आने वाले सारे पैसों को एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स और पोर्ट्स को बनाने में लगा दिया। दुबई के लीडर्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास अभी के लिए बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई के इनकम सोर्स को सिर्फ ऑयल से हटाकर और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया। और 1980s में दुबई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और उन्होंने जबेल अली फ्री जोन बनाया, जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सबसे बड़ा फ्री जोन है। लेकिन ये फ्री जोन आखिर होता क्या है? देखो,
फ्री जोन एक ऐसा एरिया होता है जिसमें रहते हुए अगर कोई कंपनी बिजनेस करे तो पहली बात उसे बहुत कम टैक्स देना पड़ता है या फिर कई केसेस में तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता। और दूसरी बात, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर 100% ओनरशिप रख सकती हैं। I mean, ऐसा हर जगह नहीं होता। कई कंट्रीज में फॉरेन कंपनीज को लोकल लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है जिसमें उसे अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा लोगों को देना पड़ता है। इसकी वजह से प्राइवेसी के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन थैंकफुली दुबई में ऐसा नहीं है। एनीवे, इन सब रीजंस की वजह से दुबई ने बहुत सारी कंपनीज को अपने जबेल अली फ्री जोन की तरफ अट्रैक्ट किया और देखते ही देखते दुबई एक छोटे से विलेज से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब बन चुका था जिसके अंदर सारी कंपनीज बिजनेस करना चाहती थी। और दुबई को फाइनेंशियली स्टेबल करने के बाद वहाँ के लीडर्स ने दुबई को अब एक ब्रांड बनाना चाहा और उन्हें पता था कि अगर उन्हें इस वर्ल्ड में स्टैंड आउट करना है तो उन्हें कुछ यूनिक और क्रिएटिव करना होगा। इसीलिए 1990s में वो लोग दुबई को एक टूरिस्ट हेवन बनाने में लग गए और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की बुर्ज अल अरब से, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और फिर क्या, इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए और अपनी सिटी को 25 साल के अंदर अंदर ऐसे से कुछ ऐसा कर दिया। और आज भी दुबई अपने आप को कॉन्स्टेंटली डेवलप करने में लगा हुआ है और अब दुबई के लीडर्स का ख्वाब है कि वो दुबई को एक स्मार्ट सिटी बनाए। और इसकी शुरुआत भी उन्होंने एक फुल्ली ऑटोमेटिक रेलवे सिस्टम बनाकर की जिसे चलाने के लिए किसी भी ड्राइवर या फिर स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती। दुबई की ये जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल डेजर्ट विलेज टू अ ग्लोबल पावर हाउस एक एग्जाम्पल है कि एक पॉसिबल विजन और एक सच्ची डिटर्मिनेशन क्या कुछ अचीव कर सकती है। और अगर आपको भी जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो शुरुआत करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भरोसा अचीव करने से। एनीवे, मिलते हैं किसी और दिन किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर।